तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वापस से डीएलडी की सीरीज में। और आज फिर से शुरू करने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, द लॉन्ग रनिंग टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली। और सबसे पहले लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो, फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम सारे थ्योरम्स देख लिए थे, थोड़ा बहुत मिनिमाइजेशन देखा था और क्या देखा था, कैनोनिकल फॉर्म देखा था। कैनोनिकल फॉर्म कैसा होता है, कुछ ऐसा, इक्वल्स टू सिग्मा छोटा m और 0 1 2 0 1 जो भी है whatever, कुछ इस तरीके से होता है। तो कैनोनिकल फॉर्म देख चुके हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म्स देख चुके हैं। अभी क्या करना है, अभी स्टार्ट करने से पहले एक चीज है, जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होते हैं ना। लास्ट टाइम ने क्या देखा था, लास्ट टाइम देखा था कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ इस तरीके का फंक्शन देखा था। और का जो मैक्स टर्म वाला फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से था, पाई कैपिटल M 0। ठीक है, तो ये था और गेट का। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये जो चीज होती है, दिस इज, आप समझ सकते हैं कि ये एक थ्योरम की तरह ही है कि जो भी मिन टर्म्स होंगे उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और मैक्स टर्म्स में डाल देंगे तो वो इक्वल फंक्शन होता है। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और अगर इक्वल हैं, इसका मतलब तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी है तो ये इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए, है ना। ये प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, अगर इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा के ए कॉमन ले लेते हैं। तो अपना ए ऑफ बी प्लस बी बार यही हुआ ना, प्लस ए बार ऑफ, तो ये हो जाएगा 1। तो अभी हमें मिला a प्लस ए बार b, ठीक है, इतना मिला। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस ए बार और a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस ए बार तो 1 होता है, 1 डॉट एनीथिंग इज 1, मतलब दैट एंटिटी। तो लास्ट में हमें मिलेगा a प्लस बी। तो ये हमने एल्जेब्रिकली प्रूव कर दिया है बूलियन अलजेब्रा के थ्रू। और ट्रुथ टेबल तो आप पहले ही देख चुके हैं कि एग्जैक्टली इक्वल होता है दोनों का। ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो सॉप और कॉस वाले फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि ये फंक्शंस हैं, इसको हम बिना सोचे समझे अगर नैंड और नॉर गेट्स लगा दें तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम तुरंत आएगा। कैसे, वो देखते हैं। तो लेट्स से कि हमारा ये वाला फंक्शन है और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये फंक्शन है और इसे हमें नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी क्या करेंगे कि ए और बी दो इनपुट्स बनाएंगे। अच्छा, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले तो ए बी, उसके बाद ए बी बार, है ना। ए बी बार बार है तो फिर नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ए बार और बी, है ना। और इन सबको कर दिया है और बड़ा सा और गेट बनाते हैं, यही तो है ना। अब अगर ये कैनोनिकल फंक्शन है, कैनोनिकल फंक्शन में अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी है, तो सारे गेट्स को अगर मैं एन एंड गेट से रिप्लेस कर दूं तो ये जो है इक्वेशन बिल्कुल सही आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। करके देख लेते हैं। ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट। और जब नॉट गेट से रिप्लेस करना होता है तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे मिटाते हैं, यहाँ वाला भी मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा के इसी इनपुट को डुअल कर देते हैं और कर देते हैं नैंड। एग्जैक्ट सेम चीज करनी है यहाँ पे। ये हो गया नैंड, और ये बड़े वाला जो है इसको भी हटा के अपन लगाएंगे नैंड गेट, ठीक है। तो वो जो सर्किट बना था और ये जो सर्किट बना है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। चलिए देखते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं। 1 0 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि और गेट है एक्चुअली। तो 1 इसमें जाएगा और 0 इसमें जाएगा। क्या होगा, एंडिंग करेंगे पहले, फिर नॉट करेंगे। एंडिंग करके 0, नॉट करके 1 इसमें जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगी 1 ऑब्वियसली। 0 एंड 0 0, और उसको नॉट करेंगे तो 1 1 एज इट इज जा रहा है। एंडिंग करके नॉट करेंगे 0। अच्छा, अब यहाँ है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 0, इसमें भी आ रहा है 0। एंडिंग करके नोट करेंगे 1। अच्छा, तीनों को एंड करा, 0 0 का नोट किया, 1, आंसर 1 आ गया। वैसे ही 1 1 पे भी, वैसे ही 0 1 पे भी, वैसे ही 0 0 पे भी आपको एग्जैक्ट सेम इस गेट का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जादू होता है, क्यों होता है, ये आपका होमवर्क ढूंढना। सिमिलरली इस वाले में ये अपना पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जो कैनोनिकल, ये सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म पे चलेगा ये चीज जो है। तो कैनोनिकल पीओएस पे अगर हम सारे गेट्स को रिप्लेस कर दें एनऑर गेट से तो भी आंसर सेम आएगा। बट पीओएस के केस में आंसर आता है इन्वर्टेड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू पाई का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो जो भी हमारा एन एंड गेट का इस फंक्शन का आउटपुट आ रहा होगा, है ना, बार इसीलिए तो लगाते हैं, इसका जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसको अगर हम नॉट कर दें तो हमारे पास इस फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। या अपना ए या बी, पहले क्या था, ये था ना और गेट,
सिंपल और गेट था। अभी क्या करना है, और गेट को हटा के हमको करना है इसे एन और गेट, और जो एन और गेट आया उसका आउटपुट करना है रिवर्स, और रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, एक और एन और गेट लगा देंगे तो आ जाएगा करेक्ट आउटपुट, है ना। 1 0 चला के देखते हैं इस पे, 1 और 0 और करके नॉट कर देंगे, और करेंगे तो 1 आएगा, नॉट करेंगे 0 आएगा, 0 और 0 0 और उसको फिर नॉट करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, ऐसा करते क्यों, मतलब चलिए क्यों होता है ये फाइंड करना आपका होमवर्क है। करते क्यों है ये बात करते हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि इमेजिन करिए यहाँ पे नॉट गेट्स लगे हैं, यहाँ पे और एंड गेट्स लगे, यहाँ पे और गेट्स लगे, तो अलग अलग तरीके की आईसीज या अलग अलग तरीके के सर्किट्स आप वो डालने पड़ेंगे आपके बोर्ड में, है ना, और फिर उनको कनेक्ट करके फिर आउटपुट देना पड़ेगा जो आपकी पीसीबी होगी, कुछ ऐसा सा सर्किट बन जाएगा। वहीं अगर हमारे पास सारे सेम तरीके के गेट्स होते हैं, है ना, ये सारे गेट सेम तरीके के हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बचती। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो जितना आप कॉस्ट बचा सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा। तो अगर सारे ही सेम तरीके के गेट्स होंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बचेगी। मेजरली तो ये रीजन होता है। दूसरा, थोड़ा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको तो पता है कि ये कैसे काम कर रहा है ऑन पेपर, बट टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट विथ सिंप्लिसिटी सिर्फ एक ही प्रकार का हम आईसी सर्किट यूज करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंप्लिसिटी और कॉस्ट सेविंग्स दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये काम किया जाता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब, और अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, सर्किट मिनिमाइजेशन, है ना। तो सर्किट मिनिमाइजेशन जब एग्जाम में आता है तो उसको कैसे करते हैं, ये होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका SAR, दूसरा तरीका K-मैप, तीसरा तरीका QMM। SAR का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमिक एल्जेब्रिक रिडक्शन, K-मैप का फुल फॉर्म होता है कार्नोग मैप, QMM का फुल फॉर्म होता है क्वाइन मैक्लस्की मेथड। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से सर्किट्स मिनिमाइज करते हैं। जनरली एग्जाम में सब पूछा जाता है, कहीं कहीं गलती से कभी QMM आ जाता है, क्वाइन मैक्लस्की आ जाता है, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे पूछते हैं कि क्वाइन मैक्लस्की में हमने ये कर लिया, इस स्टेप में ये किया, तो अब इस स्टेप में अब क्या करना है, हमें टेबल बना के दे देंगे, कुछ ऐसा होता है। तो इसकी बात बाद में करते हैं, फिलहाल ये दोनों देखेंगे, इसकी बात करेंगे थोड़ी बाद में। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे और स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। तो आप थोड़ा बहुत रिडक्शन तो देख ही चुके होंगे, जैसे हमने जैसे कि हमने ये किया, अब इस सर्किट से हमने बना दिया ये, तो ये एक तरीके का एल्जेब्रिक रिडक्शन हुआ, ये SAR ही है एक तरीके से। ठीक है, सिस्टमिक एल्जेब्रिक रिडक्शन है। इसमें फिलहाल तो हमने अपनी समझ से जो है समझ के हमने रिड्यूस कर दिया, बट SAR के कुछ कुछ कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स भी नहीं होते, कन्वेंशंस होते हैं। और कन्वेंशंस इसलिए होते हैं क्योंकि उस जनरल कन्वेंशन को फॉलो करके अच्छे से सर्किट रिड्यूस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो जनरली ये रूल्स क्या होते हैं, मैं सिंपली बता देता हूँ, रूल्स या कन्वेंशन आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला होता है डिराइव मिनटर्म्स। ठीक है, सबसे पहले मिनटर्म्स डिराइव करेंगे, उसके बाद राइट फंक्शन को पूरी तरीके से लिख लेंगे। तीसरा स्टेप अप्लाई एडजेसेंसी थ्योरम, तो जहां जहां पे भी एप्लीकेबल हो वहां एडजेसेंसी थ्योरम लगा के उसको रिड्यूस कर लीजिए। एडजेसेंसी थ्योरम क्या होता है, एडजेसेंसी थ्योरम इज A.B प्लस A.B बार इज इक्वल्स टू A, यही होता है, ये एडजेसेंसी थ्योरम है। जहां जहां एप्लीकेबल है लगा के रिड्यूस कर लीजिए। आखिरी स्टेप है रिड्यूस वेरेवर पॉसिबल। तो एडजेसेंसी थ्योरम आप एक बार लगाएंगे कुछ रिजल्ट आएगा, फिर दूसरी बार लगाएंगे कुछ रिजल्ट आएगा, फिर तीसरी बार कुछ रिजल्ट आएगा, चौथी बार कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसे करते करते जब एडजेसेंसी थ्योरम ना लग रहा हो उसके बाद आप देखिए कि कहाँ और क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं। जितना रिड्यूस हो रहा है वहां तक इसको रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, तो ये जनरल आपका एक कन्वेंशन सा हो गया कि इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं सर्किट्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से हमने एडजेसेंसी थ्योरम ही लगाया है, डिस्ट्रीब्यूट करके फिर ऐड करके, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी थोड़ा सा सेम ही चीज करिए। तो ये एडजेसेंसी थ्योरम लगाया, उसके बाद जितना रिड्यूस हो सकता था रिड्यूस कर लिया। ये लिखे हमने मिनटर्म्स के बाद पूरा फंक्शन, उसके बाद एडजेसेंसी थ्योरम, फिर रिडक्शन, तो यही किया है। ठीक है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट। बेसिकली बस इतना याद रखिएगा, एक बार पूरी अच्छे से फंक्शन लिख के एडजेसेंसी थ्योरम लगाना है उस पर। अब आते हैं के मैप पे। के मैप्स आर, आप इनको कह सकते हैं एक टूल होता है जिससे कि सर्किट्स रिड्यूस किए जा सकते हैं। के मैप्स आर सेट टू बी रोल्ड ओवर द ग्राफ्स, मतलब कि अगर मैं कुछ इस तरीके से के मैप मैंने बनाया है तो समझ लीजिए कि ये ऊपर की जो टर्म्स हैं और नीचे की जो टर्म्स हैं ये जुड़ी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे 1 1 1 लिखा हुआ है और मुझे कॉमन आउट करना है चीजें, तो इन दोनों को मैं जोड़ के कर सकता हूँ। तो के मैप्स आर सेट टू बी रोल्ड ऑन द पेपर। और के मैप की लेबलिंग कैसे होती है, तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे
चार वेरिएबल का के मैप, लेट्स से हमारे पास चार वेरिएबल का फंक्शन है कोई ए बी सी डी, ठीक है, ये कुछ फंक्शन है अपने पास। तो के मैप की नोटेशन कैसे होती है? आपने ग्रे कोड के बारे में अगर सुना हो तो इसकी जो नोटेशन होती है इसको ग्रे कोड में लिख। ग्रे कोड क्या होता है इसकी बात हम करेंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि इसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले 0, फिर 1, 1 के बाद सीधे आता है 3, 3 के बाद आता है 2, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी 0 1 3 2। और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रे कोड में क्या होता है कि एक बार में एक बिट चेंज होती है। तो एक बार में आप देखिए तो एक बिट चेंज हुई, फिर इसमें एक बिट चेंज हुई, फिर इसमें एक बिट चेंज हुई, तो 1 बाय 1 बिट्स चेंज होते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये साइड हो गई ए बी की, ये साइड हो गई सी डी की। यहाँ पे कोई नंबर होता 11 मिनटम में होता, तो हम क्या करते? तो हम करते सबसे पहले इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट करते। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आता 1 0 1 1 8 4 2 1, तो 8 2 1 11, ठीक है। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको तोड़ेंगे इस तरीके से और 1 0 देखेंगे कहाँ पे है, ये रहा 1 0। ये रो में 1 1 का कॉलम, ये इसको कर देंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम भरते हैं के मैप। जो भी इसमें टर्म्स लिखी होती हैं सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तोड़ना होता है, तोड़ के देखना होता है ग्राफ पे कहाँ लाई कर रही है और उसको भर देते हैं यहाँ पे। इससे बूलियन फंक्शन कैसे मिनिमाइज करते हैं ये सोचने वाली बात है। तो सपोजिटली अगर मेरे पास कोई बूलियन फंक्शन है कुछ इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे कैसा दिखेगा 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7 नहीं होंगे, 8 फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे करते करते बूलियन फंक्शन लिखा होगा ये मिन टर्म्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सपोजिटली इस तरीके का फंक्शन है, तो हमें बनाने होते हैं ग्रुप्स ऑफ आइदर 2 आइदर 4 आइदर 8। बट अगर हाँ 3 से ज्यादा टर्म्स है, मतलब 4 या 5 से ज्यादा टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर अगला नंबर आएगा 16 का, ये 2 की पावर्स में चलता है, ठीक है। तो अभी बनाते हैं ग्रुप्स 8 के देखते हैं कहीं बनेंगे। 8 का ये भी नहीं बन रहा है। अगर इस तरीके से भी देखें तो 8 का ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि हमें सिर्फ वंस के ग्रुप बनाने हैं। अपना एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट में वंस के ग्रुप बनाते हैं, पीओएस में 0 के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो 8 के ग्रुप तो नहीं दिख रहे कहीं बनते हुए, 4 के बहुत सारे दिख रहे हैं। 4 का एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। हमें एक्चुअली करना क्या, सारे वंस कवर करने हैं विद द ग्रुप्स ऑफ 2 4 8 और 16। तो 16 अभी 4 में तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है बट वो तो फिर पूरा ही एग्जैक्टली 1 आएगा आउटपुट पे, तो आप सीधा तार दे दीजिए, समझ गया ना। तो 4 के अगर ग्रुप्स बने तो ऐसे बन सकते हैं। अच्छा एक ग्रुप ये भी बन सकता है ऐसे और ऐसे, है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इस चीज को बोल देते हैं रिडंडेंट टर्म्स या रिडंडेंसी, मतलब कि ये कवर हो चुका है फिर भी कवर कर रहे हैं। अगर सर्किट में बनाने बैठेंगे, सर्किट प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम काम 2 बार होगा सर्किट में और वो फालतू का खर्चा हो जाएगा, तो ये रिडंडेंट होता है। तो मकसद क्या है, जितने वंस हम कवर कर सकते हैं, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको कवर करना है। कवर करके आखिरी में दो का एक ग्रुप बचा तो 2 को कवर कर लिया, कवर करके फिर मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब हमने कवर कर लिया है, अब हम करेंगे मिनिमाइज। कैसे करेंगे, एक एक ग्रुप्स ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी 1 0 1 1। अच्छा इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो देखिए कि क्या क्या कॉमन नहीं है। क्या कॉमन नहीं है अपने पास कॉमन नहीं है। ए तो कॉमन है तो ए लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉलम्स में, तो हमारे पास सिर्फ 0 0 है, यानी कि सी और डी है। अच्छा अगर दोनों 0 है तो ऊपर लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा बी को कॉमन आउट क्यों किया है, क्योंकि अगर लिखते तो 2 टर्म्स लिखनी पड़ती हैं, ए बी प्लस ए बी बार, तो ये रिडंडेंट हो जाता, इसीलिए कॉमन आउट करके बी को निकाल दिया है। ए बी प्लस ए बी बार के ऊपर एडजेसेंसी लगाएंगे तो सिर्फ ए ही मिलेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ ए लिखा है, ठीक है। तो एक टर्म मिल गई ये, दूसरी टर्म क्या मिलेगी, चलिए ये वाला स्क्वायर करते हैं अब, ये रेक्टेंगल। अच्छा सी डी के तो सारे कॉम्बिनेशन आ गए, तो इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, ए बी है हमारे पास और 0 0 है तो दोनों पे बार लगा देंगे। अब आते हैं अगले टर्म पे, इस पे इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, यानी कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ ए, और 1 है तो बार नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 0, मतलब कि डी की वैल्यू 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको भी हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे सी, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस सर्किट हो गया। अगर इसके फॉर्म में लिखते, मिन टर्म के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से लिखते, ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी। ऐसे करते करते बहुत लंबा सा लिखते, उसको रिड्यूस करने बैठते, कितनी टर्म्स होती हैं,
4 4 8 तो 10 10 टर्म्स को आपस में ऐसे ऐसे करके रिड्यूस करने बैठते, शाम हो जाती, कुछ काम नहीं हो पाता। इसीलिए होते हैं के मैप, जल्दी से रिड्यूस करने के लिए, जहाँ बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है। क्वाइन मैक्लस्की की भी बात नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं। इसमें आप पूछेंगे कि व्हाट आर द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं जिस टर्म्स को आप ग्रुप कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा। ये तो है ही, ऐसे करते करते सारे एक तरीके से प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं। बात आती है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की। एसेंशियल वो होते हैं जैसे कि 1 2 3, तो ये 3 जो हमारे इम्प्लीकेंट्स हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं एसेंशियल वाले। जो ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है ना, वो एक्चुअली ऑल्टरनेट कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो सपोजिडली अगर ये इस तरीके से ना होता, मैंने कुछ इसको पहले यूं कवर कर लिया होता और इन दोनों को अलग कवर किया होता, तो इसको बोल सकते थे ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट। बट अभी क्या होता, सर्किट थोड़ा सा बड़ा बन जाता, ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस होता कि मैंने ये कवर कर लिया बट ये होता, यहाँ पे कुछ ऐसे होता, वैसे तो ये 8 हो जाता, बट समझने की बात है कि अगर ये ऐसा होता तो ये ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट होता, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से फिर कवर करता तो ये रिडंडेंट हो जाता। तो ऑप्शनल मतलब कि अगर किसी से सब्स्टिट्यूट कर दो किसी सीक्वेंस से और फिर भी हमें अच्छा आंसर मिले, मतलब कि मोस्ट रिड्यूस्ड आंसर मिले, तो वो ऑप्शनल प्राइम इम्प्लीकेंट। और अगर ये जो हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स ढूंढे इसमें भी अगर कोई बन रहा है प्राइम इम्प्लीकेंट, तो उसको रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। किताबी टर्म्स है, होता कुछ नहीं है, बस इतना होता है कि इसमें डब्बे अगर बन रहे हैं तो वो इम्प्लीकेंट है, प्राइम है कि नहीं वो देखना। प्राइम मतलब कि जरूरी होना चाहिए, बन रहा है। और एग्जाम पूछने की बात है, पूछ लेते हैं, बस एक नाम दे दिया इन डब्बों को, इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल, ऑप्शनल, रिडंडेंट, ठीक है। आप वर्ड की मीनिंग देखेंगे ना, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप केवल वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में सर्च कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर टर्म्स। अच्छा, ये क्या होती है डोंट केयर टर्म्स, जरा बताता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे मान लीजिए ट्रुथ टेबल में 1101 ये है ना, अगर यहाँ पे आंसर पहले तो 0 आ रहा था, फिर हमने क्या किया, उसको मिटा दिया, हमने लगा दिया उसकी जगह डैश। मतलब सिर्फ इतना कि भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, चाहे 0 है चाहे 1 है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे केवल बाकी इन वैल्यूज से मतलब है। तो इस टर्म को बोल दिया जाता है डोंट केयर टर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 0 हटा के मैं यहाँ पे डैश लगा दूं तो ये हो जाएगी डोंट केयर टर्म। अब क्या होगा कि डोंट केयर टर्म्स जो होती है उन्हें आप 0 1 दोनों ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर 1 ट्रीट करना है और हमारा कोई बड़ा डब्बा बन रहा है इस तरीके का, मैं छोटे डब्बे हटा के दिखाता हूँ, अगर कुछ इस तरीके का बड़ा डब्बा बन रहा है तो वो जरूर बना ले। ये डोंट केयर टर्म्स का स्पेशल केस होता है, इसको आप 0 1 दोनों की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर छूट गई तो भी कोई बात नहीं, बट अगर कैप्चर करके कोई बड़ी टर्म बन रही है, ज्यादा रिड्यूस सर्किट बन रहा है, तो यूज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से खेलते हैं डोंट केयर टर्म्स वाले। वापस से नॉर्मल कर देते हैं सब कुछ। ओके, तो ये हो गई ये मैप की बात। अभी इतनी चीजें क्लियर नहीं लग रही होंगी, तो अभी क्या करेंगे, अगली बार करेंगे क्वेश्चंस। तो जैसे हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे ना, जैसे क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो थोड़े बहुत गेट या नेट के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्वाइन मैक्लस्की की भी बात कर लेंगे। चलिए फिर वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।